नमस्कार दोस्तों। संसद में अडानी मुद्दे पर हंगामे के बाद पीएम मोदी ने जब अपने भाषण के अंत में कहा था कि एक अकेला आदमी कितनों पर भारी पड़ रहा है, तब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह स्केच या कहें कार्टून शेयर किया था। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आगे आगे मोदी जी हैं, उनके ठीक पीछे उनके नंबर 2 देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, तीसरे नंबर पर मीडिया है कैमरा और माइक के साथ, चौथे नंबर पर ईडी है, पांचवें नंबर पर सीबीआई है और छठे नंबर पर इनकम टैक्स विभाग है। कहने को तो ये स्केच है या कार्टून है, लेकिन देश की सियासी हकीकत और विपक्ष के खिलाफ इन एजेंसियों के इस्तेमाल को बेहद सटीक तरीके से बताया गया था। कहने का आशय यह है कि मोदी भले ही खुद को अकेला आदमी कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसे अकेले आदमी हैं जिनके पास अपार बहुमत के साथ देश की ताकतवर सत्ता है। 1 दर्जन राज्यों में सरकारें हैं, अंबानी से लेकर अडानी तक जैसे सेठों का समर्थन है। मोदी जी के पीछे पूंजीपतियों की एकजुटता है, अंधभक्त मीडिया है और साथ में इतनी सारी एजेंसियां हैं जिनका इस्तेमाल मोदी विरोधी विपक्ष या मीडिया को डराने धमकाने और उसकी कमर तोड़ने या सरेंडर कराने के लिए किया जाता है। 2024 के चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड में पड़ रहे छापों से कम ऐसा ही लग रहा है, यही लक्षण दिखने लगे हैं। विपक्षी दलों की माने तो ये सब उन्हें डराने धमकाने और उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। सबको इस बात का अंदाजा है कि अभी तो विपक्षी नेताओं के घरों दफ्तरों पर छापों की रफ्तार और बढ़ने वाली है। उनकी आर्थिक ताकत पर चोट करने का काम भी होने वाला है, तेजी से हो, पहले से भी रहा है। यह सब इसलिए भी होगा ताकि चुनाव से पहले बीजेपी के सामने कोई मजबूती से खड़ा ही ना हो सके। विपक्षी दलों पर शिकंजा इतनी मजबूती से कसा जाएगा कि चुनावी खर्चे के आर्थिक स्रोत सूख जाए। चुनाव में मोटे चंदे के तौर पर मदद करने वाले घराने, पूंजीपति, कारोबारी पीछे हट जाएं और बीजेपी के सामने कोई मजबूत विकल्प कहीं खड़ा न हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव में सैकड़ों करोड़ का खेल होता है। बीते 5 सालों के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के शर्मनाक इस्तेमाल के कई सबूत हमने देखे हैं। सरकार गिनाने से लेकर सरकार बनाने तक के खेल में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के शिकंजे की भूमिका का आरोप लगातार लगा है। अब 2024 के पहले यह शिकंजा और कसने वाला है, ऐसा बहुत सारे विपक्षी दलों को अंदेशा है। मकसद यह है कि बीजेपी विरोधी दलों के लिए चुनावी संग्राम में रसद पानी की इतनी दिक्कत हो जाए, रसद पानी का मतलब समझ रहे ना, रोकड़ा, कि मैदान में बीजेपी जैसी सर्वशक्तिमान पार्टी के सामने कोई टिक ही ना पाए। बिहार से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक, दिल्ली से लेकर झारखंड तक, राजस्थान से लेकर पंजाब तक बीते 1 साल के ही आंकड़े देखेंगे तो समझ में आएगा कि हर तरफ छापों के केंद्र में सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य ही रहे हैं। हर तरह के छापों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष या गैर बीजेपी नेता ही रहे हैं, या उन्हीं राज्यों में पूंजीपतियों, कारोबारियों, नौकरशाहों पर शिकंजा कसा है जहां गैर बीजेपी सरकार है। कल छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े, कांग्रेस के विधायकों के घरों और दफ्तरों पर, यहां तक के कोषाध्यक्ष के परिसर में भी। झारखंड में आज दनादन छापे पड़ रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि जितने भी घपले, घोटाले या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, सब के सब सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों में ही है? मेरे पास कुछ जरूरी आंकड़े हैं जो आपको हैरान करेंगे, लेकिन उन आंकड़ों पर आने से पहले कुछ सवाल। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, क्या सब विपक्ष में हैं और बीजेपी में सब के सब दूध के धुले हैं? 1 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकारें, केंद्र में तो है ही। नेता, मंत्री और नौकरशाहों का कार्टेल वहां भी काम कर रहा होगा। सरकारी ठेके से लेकर कई तरह के धंधे में कमाई और उगाही वहां भी हो रही होगी। अडानी की ग्रोथ स्टोरी पर तो कई सप्ताह से चर्चा हो ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां जीरो करप्शन होगा। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक या नौकरशाह
सब गीता पर हाथ रखकर हर रोज ईमानदारी की कसम खाकर घर से निकलते होंगे और ईमानदारी का रिकॉर्ड बनाते हुए रात को घर लौटते होंगे। जीरो करप्शन। आपको लगता है कैसा होगा? आप जिस भी राज्य में रहते हैं, अगर वहां बीजेपी की सरकार है तो क्या वहां जीरो करप्शन है? बिल्कुल द्वापर त्रेता युग जैसा माहौल है? सोचकर देखिएगा, खुद जवाब मिल जाएगा। हालांकि मेरे कहने का आशय यह कतई नहीं है कि जहां भ्रष्टाचार है वहां छापा न पड़े, जहां घुसखोरी है, जहां जबरदस्त करप्शन है वहां जरूर छापे मारे जाएं, भ्रष्ट लोगों को पकड़ा भी जाए, लेकिन सबको पकड़ा जाए। अपनों पर करम, गैरों पर सितम, या अपनों पर रहम, गैरों पर सितम वाला अंदाज न हो। तब मानेंगे कि हां, मोदी राज में सारी एजेंसियां सबको एक तरह से ट्रीट कर रही है। बीते 8 सालों में हुए लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, जोर आजमाइश पर गौर करेंगे तो कोई भी कह सकता है कि जितनी ताकत और रिसोर्स बीजेपी ने झोंकी, उसके मुकाबले कोई पार्टी बीजेपी के पास भी नहीं थी, बहुत पीछे थी। चाहे किसी राज्य में चुनाव हुआ हो या फिर लोकसभा चुनाव, झंडे, बैनर, पोस्टर, गाड़ियां, रैलियां और हजारों के लाव लश्कर के लिए तमाम तरह के इंतजाम, भव्य इंतजाम। बंगाल में भी हमने देखा था। बीजेपी के सामने दूसरी पार्टी कमजोर ही नजर आती है। तो ये पैसे कहां से आते हैं? जाहिर है चुनावी खर्चे के लिए चुनावी बॉन्ड भी एक माध्यम है जिससे बीजेपी के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा आता है। लेकिन ये हाथी के दांत है, सिर्फ उससे बात बनती नहीं है। तो और पैसे कहां से आते हैं? तो जरा सिलसिलेवार ढंग से समझिए। एक आंकड़े के मुताबिक 2018 से 2022 तक 9,208 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जमा हुए। इनमें से 57% यानी 5,270 करोड़ अकेले बीजेपी को मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 10% कुल का यानी 964 करोड़ मिले। बाकी बचे पैसों में बाकी दल। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी को यहां भी मोटा माल मिल रहा है और दूसरे तरीके से भी काम हो रहा है। इसलिए कहीं अब मकसद यह तो नहीं कि विरोधी दलों की आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, ऐसा अब कई विपक्षी दलों का मानना है। अब जैसे गुजरात का एक आंकड़ा आप देखिए। एडीआर के मुताबिक गुजरात में 5 सालों में मिले जो चंदे, जो बॉन्ड से मिले, उन चंदों का 94% यानी 174 करोड़ में से 163 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिला। बाकी 6% में सभी दल शामिल है। अमर उजाला के हवाले से खबर बता रहा हूं। मतलब बीजेपी के सामने किसी की कोई औकात नहीं है, बॉन्ड की बात करें तो भी, और बीजेपी को पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब बीजेपी के पास अपना पूरा मुकम्मल इंतजाम है। विपक्ष के पास अगर कहीं सत्ता है और इंतजाम की कुछ गुंजाइश है तो उस इंतजाम पर शिकंजा कसना है, ताकि चुनाव के पहले आर्थिक तौर पर इतने कमजोर हो जाए कि बीजेपी के सामने खड़े न हो पाए, लड़ न पाए। इन छापों का कहीं यह मकसद तो नहीं। सैकड़ों उम्मीदवार करोड़ों खर्च करके सारी सीमाएं पार करके चुनाव लड़ते हैं, पानी की तरफ पैसा बहाते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित खर्चे की सीमाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, ये सबको पता है। तो फिर ये पैसे आते कहां से? चुनावी चंदे के नाम पर वहां भी मोटा माल कलेक्ट तो हो रहा होगा। आप जिस भी इलाके में रहते हैं आपको अंदाजा भी होगा। लेकिन आज तक कहीं सुना है कि किसी बीजेपी शासित राज्य में किसी सांसद, मंत्री या बड़े नेता, बीजेपी के नेता ईडी या इनकम टैक्स के शिकंजे में आए? एक एक लोकसभा क्षेत्र में रैलियों और सभाओं में करोड़ों फूके जाते हैं। जाहिर है 2 नंबर के पैसे का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है। लेकिन बीते सालों की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे है। आज ही जेपी नड्डा का कुछ महीने पुराना एक बयान देख रहा था, जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था देश में बीजेपी के 512 कार्यालय खोले जाएंगे, 236 खोले जा चुके हैं, बाकी का काम जारी है। जिले जिले में बीजेपी के शानदार दफ्तर बनाए जा रहे हैं। कोई पैसे वाला आदमी भी अपना घर भी बनाता है तो दाएं बाएं का बहुत कैश उसमें खपा देता है। लेकिन यहां तो 500 से ज्यादा पार्टी कार्यालय बन रहे हैं, वो भी शानदार। कई जगह बीजेपी के दफ्तर कई जिलों में, कई राज्यों में मैंने देखे भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो देश भर में सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य तैयार हो रहा है, सब 20% या 30% टैक्स देकर बिल्कुल व्हाइट मनी में काम हो रहा है? बीजेपी के पास जो इतने पैसे आ रहे हैं,
क्या सब व्हाइट में आ रहे हैं? ये जो उम्मीदवार करोड़ों उड़ा रहे हैं, क्या सब व्हाइट के पैसे उड़ा रहे हैं? ये हजारों करोड़ के खर्चे सब व्हाइट में हो रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत भोले और मासूम हैं। मैं आपको सिर्फ हाथ जोड़कर आपको नमन कर सकता हूं। साफ शब्दों में कहें तो बीजेपी नेताओं, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के लिए यह अमृत काल है। केंद्र में सत्ता है, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकारें, सारा सिस्टम अपना है, सारी एजेंसियां अपनी सत्ता के अधीन है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब जाहिर है पकड़े जाने के खतरे न के बराबर है। सब कुछ फुल प्रूफ है। अगर कहीं लूज पॉइंट होगा भी तो राजा के प्यादों और वजीरों पर हाथ डालने की हिम्मत किसी एजेंसी में होगी क्या? 2019 की एक कहानी सुनाता हूं जिसका मैं खुद गवाह हूं। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय मैं टीवी 9 का सलाहकार संपादक था। हमारी टीम ने बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों के सांसदों का स्टिंग किया था। यूट्यूब पर मौजूद होगा, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं खुद एंकर भी कर रहा था। उसमें बीजेपी के एक सांसद ने साफ साफ कहा था कि पीएम की रैली के लिए ही हमें करोड़ों की जरूरत पड़ती है, और यही लॉजिक देकर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से काम कराने के बदले, चूंकि उसमें ट्रैप में लिया जाता है, स्टिंग में मोटी रकम लेने को भी वो तैयार हो गए थे। वो सांसद महोदय पहले भी एक चैनल के स्टिंग में पकड़े गए थे पैसे की डील करते हुए, और उनकी सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन फिर सांसद बने। हमारे स्टिंग के बाद भी उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो न तो आपके पीछे ईडी है, न सीबीआई है, न इनकम टैक्स है, क्योंकि ये सब के सब मोदी जी के पीछे है। ऐसा भी कई बार हमने देखा है कि विपक्ष के किसी नेता के पीछे ईडी या सीबीआई लगी है या इनकम टैक्स लगा है, जैसे उस नेता ने बीजेपी का दामन थामा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबसे मुक्ति मिल गई। बंगाल के मुकुल रॉय हों, शुभेंदु अधिकारी हों, या असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हों, इन नेताओं का जिक्र, ऐसे कई और नेता हैं जिनका जिक्र कई बार आ चुका है। मैंने भी अपने वीडियो में जिक्र किया है। मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तो स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर रिश्वत लेने के सबूत हैं। 5 लाख कैश ले रहे हैं, और दोनों शारदा घोटाला में पकड़े जाने वाले थे। एकदम शिकंजा कसा जा चुका था, नारदा स्टिंग में एक्सपोज हुए, लेकिन बीजेपी का दामन थामा और बच गए। मुकुल रॉय को तो बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिया, गुलदस्ता भेंट करके। और 2019 के चुनाव में बंगाल में अगर बीजेपी को 18 सीटें मिली तो उसमें उसी मुकुल रॉय का बहुत योगदान था, जिन्हें एजेंसियां दबोचने वाली थी। विधानसभा चुनाव के बाद मुकुल रॉय वापस टीएमसी में लौट गए, अलग बात है। शुभेंदु अधिकारी अभी भी बीजेपी में है और बंगाल में नेता विपक्ष है, और ये तीनों नेता जेल चले गए होते अगर बीजेपी के पाले में नहीं होते। एक मुख्यमंत्री है, एक नेता विपक्ष है। मैंने पहले भी एक वीडियो में विस्तार से बताया था कि कैसे मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी जैसों के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा था। खुद अमित शाह के बयान है, उनके स्टिंग का वीडियो ट्वीट करके उनकी गिरफ्तारी की मांग बीजेपी नेता करते थे, और जैसे ही अपने पाले में आए सारे ट्वीट तक डिलीट कर दिए गए, यूट्यूब से वीडियो तक डिलीट कर दिए गए, बीजेपी के यूट्यूब से। और महाराष्ट्र में एक दिन तड़के सूरज उगने से पहले राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस के साथ उस अजीत पवार को शपथ दिला दी थी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पीएम मोदी अपनी रैलियों में खुद ही बहुत कुछ कहा करते थे। ये अलग बात है कि शरद पवार ने अपने भतीजे की चाल को नाकाम कर दिया। महाराष्ट्र में जिस ढंग से उद्धव सरकार को गिराया गया, बागी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से लाद कर मुंबई से सूरत के रास्ते होते हुए गुवाहाटी ले जाया गया, 5 सितारा होटल में हर रोज लाखों के खर्चे पर ठहराया गया, ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थी, और आखिर में सरकार को गिराकर कामयाबी हासिल कर ली गई, सत्ता हासिल कर ली गई। ये बात किसी से छिपी नहीं है। गुवाहाटी में तो खुद एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ एक बैठक में कहा था, हमारे साथ एक सुपर पावर है बीजेपी, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सुपर पावर मतलब मोदी जी, शाह जी। तब भी ऐसे आधे दर्जन बागी थे उनके साथ जिनके पीछे इनकम टैक्स और ईडी लगा था। और अब तो चुनाव आयोग ने भी फैसला मनोनुकूल दे ही दिया है, शिवसेना पर कब्जा हो गया। यही बीजेपी का तरीका है, साथ आ जाओ तो ठीक, नहीं आओ तो भ्रष्ट, पीछे तुम्हारी लगेगी सारी एजेंसियां। चुनावी चंदे के नाम पर बीजेपी शासित राज्यों में भी मोटा माल कलेक्ट हो रहा होगा, कौन नहीं सोचता है।
लेकिन किसी बीजेपी शासित राज्य में किसी सांसद या मंत्री को ईडी या इनकम टैक्स ने दबोचा है क्या? तो सवाल उठता है, क्या 2024 के पहले जिन राज्यों में विपक्ष की जड़ें मजबूत हैं, जहां से विपक्ष के लिए चुनावी खर्चे पानी का इंतजाम होना है, वहां केंद्रीय एजेंसियों की ड्यूटी लगा दी गई है? यह सवाल उठ रहा है और बेचैनी विपक्षी खेमे में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाधिवेशन से ठीक पहले सीएम भूपेश बघेल के करीबी नेताओं के ठिकानों पर छापे इस बात की तस्दीक करते हैं कि पंजे पर शिकंजा बुरी तरह से कसने वाला है। जब कांग्रेस नेता अपने अधिवेशन की तैयारियों में जुटे थे, तभी कोयला खनन मामले में ईडी की तरफ से दनादन छापे पड़े। कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में खादान से कोयला निकाले जाने के बाद उसकी ढुलाई से पहले 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से लेवी लिए जाने का एक मामला है और उसी घोटाले की जांच ईडी कर रहा है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि हर रोज लगभग 2 से 3 करोड़ की उगाही होती है। कई महीनों से यह जांच हो रही है और इसमें आईएएस अधिकारी से लेकर कई कारोबारी और नेता तक शामिल है, ऐसा ईडी का कहना है। कुछ 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी भी अटैच हुई है और सबकी मिली भगत से कार्टेल बनाकर गैर कानूनी ढंग से इस वसूली को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा ईडी का कहना है। तो जरूर कार्रवाई हो, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा, क्या सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है क्या? अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पिछले साल दिसंबर में ही ईडी ने सौम्या चौरसिया नाम की एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं। इसके अलावा ईडी ने 3 आईएएस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है, जिन पर वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के इस खेल में शामिल होने के आरोप। एजेंसी का दावा है कि ईडी का कि इस वसूली से बीते कुछ सालों में 540 करोड़ की उगाही हुई है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस नेताओं को पहुंचाया गया। ये ईडी की तरफ से खबरें जो आज के अखबारों में भी है। इस जांच के घेरे में अब कौन आते हैं, क्या खुद भूपेश बघेल भी फंसते हैं, यह भी देखना है। वैसे यह भी सच है कि कांग्रेस के लिए भूपेश बघेल अभी सबसे मजबूत ट्रंप कार्ड की तरह है। पार्टी फंड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूपेश बघेल के कंधे पर है और दूसरे राजस्थान के अशोक गहलोत। हिमाचल में तो अभी अभी सरकार बनी है। इस नाते अगर भूपेश बघेल फंसे तो कांग्रेस की मुसीबत बहुत लंबी बढ़ने वाली है। बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनके भाई भतीजे के खिलाफ जांच ने उनको पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया है और यही तरीका है कि विपक्ष को बैकफुट पर ले जाओ। ममता बनर्जी के वो तेवर अब नहीं दिख रहे हैं जो 1-1.5 साल पहले दिखते थे। जैसे जून 2021 का उनका एक बयान है, दिखाता हूं आपको। सीधे कैसे पीएम मोदी को ललकारने वाली ममता तब कैसे बोलती थी, लेकिन अब क्या 8-10 महीनों में ममता बनर्जी की वो तेवर, वो रूप आपने देखे? देखिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, what you want to finish me? Can you do it? Never and ever. हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये जून 2021 की ममता बनर्जी है। अब ये तेवर क्यों नहीं दिख रहे हैं? कहीं ये वजह तो नहीं कि ममता के पूरे कुनबे के खिलाफ कई तरह की जांच चल रही है, भाई भतीजा सबके खिलाफ। शिकंजे से बचने के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से? ऐसा बहुत से लोग मानने लगे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का कुछ महीने पहले बयान भी आया था कि ये जो एजेंसियां कर रही है इसके पीछे मोदी जी नहीं है, शाह जी नहीं है, शायद ऐसा ही बयान है, मुझे याद अगर आ रहा है तो अचानक ममता बनर्जी का स्टैंड बदलना या सॉफ्ट होना या नरम होना या आक्रामक तेवर को छोड़ना और उसके बाद ईडी की दनादन कार्रवाई। और आज जैसा कि मैंने कहा, झारखंड में जो छापे पड़ रहे हैं उसमें भी खबरें आ रही है कि झारखंड में कोई चीफ इंजीनियर हैं, इंजीनियर ही हैं शायद, हाँ इंजीनियर वीरेंद्र राम, उनके ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके रिश्ते अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी और इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे उस राज्य में भी उनका चलता था, रघुवर दास। लेकिन छापे तो अभी पड़ रहे हैं क्योंकि अभी झारखंड में जेएमएम की सरकार है। बहरहाल अब उस आंकड़े पर आते हैं जो शुरू में कहा संक्षिप्त में कि इसको कहने की पर्याप्त वजह है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है सितंबर 2022 की। मैंने पहले भी ये डेटा आपको कई बार बताया है कि 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की ताजपोशी हुई है, तब से अभी 2023 में चल रहे हैं, ये सितंबर 2022 तक के आंकड़े हैं कि जितने छापे ईडी ने मारे हैं उनमें 95%, 95% छापे या शिकंजा
ईडी का विपक्ष के नेताओं के इर्द गिर्द ही कसा है, जिसमें एक आंकड़ा है कि 121 पॉलिटिकल लीडर्स अंडर प्रोब ईडी के, जिसमें 115 विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी और उनके जो गठबंधन के लोग हैं उनके 6। और अगर यूपीए में देखेंगे तो उस समय की कहानी अलग थी। 26 के खिलाफ जांच हुई थी 10 साल में, 4 से 14, जिसमें 14 अपोजिशन लीडर्स थे और बाकी कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग। तो चलिए 11, 12, 13 में बहुत घपले घोटाले के आरोप भी लगे, लेकिन उस डेटा पर कि 96% सिर्फ टारगेट पर विपक्ष के नेता हैं और 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो यह समझने की बात है। सारे सवाल मैंने शुरू में किए और यह भी बात है। सीबीआई की बात करेंगे, ऐसे सीबीआई में लगभग 60% मामले में इजाफा हुआ है। अगर हम 2004 से 14 के बीच देखें और 14 से बाद में देखें, 124 पॉलिटिकल लीडर्स सीबीआई की जांच के दायरे में हैं, जिसमें से 118 विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी और उनसे जुड़े 6 नेता हैं, बाकी पार्टीवार आंकड़ा है। लेकिन ये आंकड़े मैं पहले भी बात कर चुका हूं, इसलिए सीधी सी बात, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर खुलकर बोला करते थे, साफ साफ आरोप लगाते थे कि सीबीआई जैसी एजेंसियां उनके नेताओं को, बीजेपी नेताओं को परेशान करती हैं, उनका दुरुपयोग होता है। लेकिन वही मोदी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से यही आरोप उन तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर लगता है, जिसमें से एक सीबीआई को किसी जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। तो अब बात यह आती है, क्या ये तोते मोदी जी की दोनों हथेलियों पर हैं और सरकार के इशारे पर विपक्ष को टारगेट करते हैं? और जैसा कि मैंने कहा, चुनाव में अब 14 महीने बाकी है, उससे पहले क्या ये एजेंसियां विपक्षी दलों को कमजोर करने, आर्थिक तौर पर कमजोर करने, हौसला तोड़ने, मनोबल तोड़ने के लिए सत्ता की तरफ से डिजाइन किए गए किसी बड़े डिजाइन का हिस्सा तो नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को इन्हीं सवालों के साथ खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो ज्वाइन जरूर करें। नमस्कार।